शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारे पास जो नई सीरीज़ का पहला टॉपिक है ऑटोइम्यून डिजीज़ का। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है। तो उसमें आपको ये बताया था कि ऑटोइम्यून डिजीज़ मुख्तसरन इतनी बात है कि आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, वो किसी न किसी वजह से अपने जिस्म के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर देता है, अपने हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देता है। और दिस इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़। उसकी हमने आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझाई थी कि हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है जिसमें हमारा स्किन है, जिसमें हमारा नाक है, आंखें हैं, माउथ है और आपका यूरिनरी, ये वो एक फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है। और एक हमने बताया था कि अल्टीमेटली हमारा डिफेंस सिस्टम है जो ब्लड के अंदर होता है, जो WBC जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, उसके अंदर होता है। और वो कैसे, जो फॉरेन बॉडी होती है, इन्वाइडर होता है, फॉरेन एंटीजन होता है, उसके खिलाफ कैसे वो लड़ाई करते हैं। तो वो सारा हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बाकायदा से डिजीज शुरू कर रहे हैं हेड से। ब्रेन की डिजीज शुरू करेंगे और फिर इसी तरह हेड टू टो नीचे आएंगे। पहले सर की बीमारियां हैं, बाकी फिर आपकी जोड़ों की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, स्किन की डिजीज है। तो वो सारी हम इसी तरह सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे। तो मैं टॉपिक पे आने से पहले, आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुलन-बारे सिंड्रोम। ये दोनों नर्वस सिस्टम की डिजीज हैं। हम दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी करेंगे और दोनों को अलग-अलग समझेंगे भी, और उसका फिर साथ हम इलाज भी देखेंगे कि हमारे पास उसका क्या इलाज है। तो गुलन-बारे जो सिंड्रोम, इसको GB सिंड्रोम कहते हैं। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, ये उसमें हमने क्या जिक्र किया, उसमें हमने ये जिक्र किया, ये ट्रिगर ये भी उसी तरह ही होगी जी। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, मुतहरक होगा, हरकत में आएगा, किस वजह से आएगा, किसी बैक्टीरिया की वजह से आएगा, किसी वायरस की वजह से, किसी डिप्रेशन, जेनेटिक, किसी वजह से भी एक्टिवेट होगा, तो वो अपने ही नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। लेकिन जो पहले वाला हमने पढ़ा था वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क था। अब ये अटैक करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन है? ये बाएं का है, पांव का, हाथों का। तो ये सबसे ज्यादा अटैक कहां से शुरू करता है? ये पांव से शुरू करता है। पांव का जो नर्वस है सिस्टम है ना, जिसने उस पर अटैक करना, लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइसिस करेगा और फिर वो बढ़ता बढ़ता ऊपर आएगा। पांव से स्टार्ट होगा और फिर बढ़ता बढ़ता ऊपर आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस लीड टू वीकनेस, नमनेस एंड टिंगलिंग, कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन पैरालिसिस। पैसे क्या होगा? वो कहेगा जी मेरी पांव की उंगलियां सुन्न होना शुरू हो गई जी डॉक्टर साहब, इसमें टिंगलिंग होती है जी, इसमें कोई दर्द शर्द शुरू हो गया जी, और वीकनेस हो रही है जी। ये स्टार्ट सिम्टम आके देगा। कहां से शुरू होगा? नीचे से जी, टांगों में ये मसला शुरू होगा। और ये कंप्लेन आपको एक और मरीज भी आके करेगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, वो भी आके यही कमोज जी पांव मेरे सुन्न हो रहे हैं। ये आम आपको एक और मरीज भी आके करेगा जिसका
एचपी लेवल कम हो जाएगा। वो भी आपको क्या, जिसको 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 आ गया, वो आपको क्या कहेगा, सर जी क्या मैं तो थकावट बड़ी हो जाती, बस हाथ पांव सुन्न होने चाहिए। विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी जिसको हो जाएगी, वो भी आपको कंप्लेन ये करेगा, यार मेरे तो हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। आप टेस्ट करें, विटामिन उसका कम होगा। और विटामिन क्या करता है, वो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। विटामिन बी इंक्रीज द हीमोग्लोबिन। तो फिर क्या होता है, उसे विटामिन बी कम्प्लेक्स के B12 के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके पास मेडिसिन होती हैं जो विटामिन जिसको इंक्रीज करेगा। उसके लिए देखिए, हमारे पास लेसिथिन है, हमारे पास वेनेडियम है, हमारे पास चाइना है, हमारे पास कैलकेरिया फॉस है, हमारे पास एसिड फॉस है, हमारे पास इरिडियम है। ये हमारे पास बड़ी दवाइयां हैं भाई उसके लिए। हमारे पास मैंगेनम है। पेरिफेरल, समझ आया क्या फर्क? तो आ गया ना, पता लग गया ना जी। वो आगे बताएगा कि आंख बंद हो रही है, वो क्या आपका बताएगा जी मेरा मुंह से चू नहीं कर रहा, वो ये कंप्लेन लेके आएगा पैरा। तो ये जब आएगा तो ये समझे, वो आएगा तो आप समझें कि ये MS है। यार आपके मटीरियल मेडिकल में दवाइयां नहीं है कि आंख बंद हो रही है, फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, जलसीम में कालीफास है, कास्टिका में, ये है ना दवाइयां। तो ये ठीक करती है ना MS को, लेकिन कॉजेटिव फैक्टर भी एड्रेस करने। जब ऊपर से जब शुरू होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड की एक्टिविटीज में फर्क आएगा, तो आप ये समझेंगे कि ये मस्कुल MS है। लेकिन जब नीचे से शुरू होगा तो फिर गुलन-बारे सिंड्रोम है। ये आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल किसको कहेंगे? बैरूनी। जैसे कैपिटल है तो जो बॉर्डर के गांव को पेरिफेरल कहते हैं ना, तो पेरिफेरल बैरूनी नर्वस सिस्टम मुतासर पहले होगा। तीनों मुतासर हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकता है दूसरा, लेकिन क्या होगा? बैरूनी होगा। तो पहले वो कंप्लेन करेगा आपको पांव की, टांगों की। आगे चलें। कितना अच्छी शनाख्त नहीं होगी, डिफ्रेंशिएट होगी यार। इलाज शनाख्त होगी तो इलाज होगा ना। आप धड़ाधड़ दे जा रहे हैं जो वो जितना, अब नीचे वाली दवाइयां ही और हैं, नीचे वाली दवाइयां ही और हैं। जब सुकरात को पिलाया गया ना जहर, सुकरात को कौन सा जहर पिलाया गया? कोनियम। तो उसने बंदा अपने पास खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले जो उसने कहा कि मैं जो बोलूंगा वो तू लिखता जाए। उसने कहा मेरे पाँव में ताकत नहीं रही भाई, पाँव बस कर गए, फिर टांगों में, फिर ऊपर आते हुए, फिर फेफड़ों में। तो कोनियम में ये लिखा हुआ है, ascending paralysis start from the feet and upward, travel to upward at the end respiratory failure। ये कोनियम के अंदर, और कोनियम के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कोनियम वो दवाई है जो आफ्टर एक्यूट इन्फेक्शन के बाद जो वीकनेस पैदा होती है उसकी भी कोनियम दवाई है। तो असेंडिंग पैरालिसिस, असेंडिंग पैरालिसिस, क्या खूब साइंस है यार। जितनी दवाई हमारे पास है उनके पास क्या, वो कहते हैं जिसको इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दें, इम्यून सिस्टम को। अब कोनियम क्या है? पॉइजन है। अच्छा, इसमें वो ये कहता है कि दो चीजों बहुत कॉमन देखी गई हैं कि एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जिन लोगों को होता है ना, तो जब इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिवेट होता है तो फिर ये अपने सिस्टम के खिलाफ ही हो जाता है। मसलन किसी को मोशन हो गया, किसी को गैस्ट्रिक इंटेरिक हो गया, और तो वो ये कहता है कि दिस इज टिपिकल ट्रिगर बाय द इन्फेक्शन, इलनेस, गैस्ट्रोएंटाइटिस and irritation of the stomach for the intestine
एंड अदर जो है वो रिस्पिरेटरी फेलियर की, रिस्पिरेटरी कोई बीमारी होगी तो उसके बाद जब एक्टिवेट होता है इम्यून सिस्टम तो वो फिर इधर भी अटैक कर देता है। लेकिन जो बातें मैंने की हैं आपने उसको भी मद्देनजर रखा है, और ये बाद में ये भी कहते हैं कि ये तो आइडियोपैथी, हमें तो समझ लगी कोई और भी काज हो सकता है। एट द एंड एक लाइन लिखी होती है, दिस इज आइडियोपैथी, अननोन काज है। मेरा एक दोस्त है ब्रिगेडियर है, बड़ा बड़ा अच्छा, बड़ा समझदार डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसने कहा यार काम ही कोई नहीं हो रहा, हमें तो घेर रखा है दवाइयां बनाने वालों ने, हमें कॉजेटिव फैक्टर पे मेडिसिन के एड्रेस होने का काम ही कोई नहीं हो रहा दुनिया पूरी में। इन्होंने सपोर्टॉइज पूरी किया हुआ है, इनको ग्रिप में रखा हुआ है, काम हो ही नहीं रहा हो। ऑटोइम्यून डिजीज पे क्या काम हो रहा है? कोई काम नहीं, सप्रेस कर दो। तो वो बात है कि लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि काम ही नहीं रहा। और मैंने उस दिन भी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त एलोपैथिक काफी सारे बैठे थे, मैं कहा यार आप दवाइयां हमारी यूज करें, आप डायग्नोसिस आपने करें, दवाइयां हमारी यूज करें, देखें रिजल्ट कैसे निकलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बेशुमार डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, वो जो बहुत जो जिनके अंदर ये बात नहीं, जो इम्यूनिटी जिनके अंदर है, जो कहते हैं कि इंसानियत को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए, वो कन्वर्ट हो रहे हैं होम्योपैथी पे। और मेरा ये जो लेक्चर है ये इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है कि हम उनकी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम गुलन बारा के यूं ठीक करते हैं, हम ये नहीं कहते कि ओ जी बात बाली कोई नहीं ठीक हो जाएगा। वो कहते कैसे ठीक होगा, जरा बताओ इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आपकी दवाई की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हाउ कैन इट्स ट्रीटेबल। तो जब आप उसको ये कहेंगे, मैं समझता हूं कि व्हाट इज द गुलन बारे, व्हाट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, व्हाट इज द ऑटोइज्म, व्हाट इज द जो है सीलियक डिजीज, व्हाट इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस, व्हाट इज द सोराइसिस, व्हाट इज द कॉज ऑफ सोराइसिस, ऑटोइम्यून। जब ऑटोइम्यून को आप समझते हैं, और ऑटोइम्यून को समझने के लिए पहले नर्वस सिस्टम को आप समझें, फिर ऑटोइम्यून को समझें, फिर उसका एक्टिवेट होना और फिर गलत जगह पे जाके लगना, आप इसको समझेंगे ना। आसान तो है यार, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है। हम इन द शॉर्टकट समझाने की ये कोशिश करें कि हम दस्तरस रखते हैं, और दस्तरस हम तब रखेंगे हम बात को समझेंगे। आगे चलते हैं। वो क्या कहते हैं, इंट्रावीनस हीमोग्लोबिन देते हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। मैंने पहले आपको देखा, मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, काफी पुरानी बात है, 7-8 साल पहले, बहुत अच्छा उनका क्लिनिक चलता था। उनको गुलन बारे सिंड्रोम आ गया, और 2 महीने से बेड पे थे। विद इन अ वीक बंदा ठीक हुआ और क्लिनिक चला गया, विद इन अ वीक। वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, कहते नो क्योर इन द आवर सिस्टम कि मेरा गुलन बारे ठीक हो, लेकिन मेरे विद इन अ वीक उस बंदे ने जो है उठा और चला गया। उसको मैंने नक्स दी, और उसको मैंने जल्शियम दी, औरोमेट दी, और जल्शियम से ही वो ठीक हो गया, और आज तक वो ठीक है, और एजेड आदमी था। तो गुलन बारे सिंड्रोम उधर क्या होता है, थेरापी से नीडेड है, 25 पेशेंट रिक्वायर द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। अब ये वेंटिलेशन पे चले जाते हैं। ट्वेंटी 20% अनलिवेबल वॉक टू आफ्टर द 6 मंथ, चलना मुश्किल हो जाता है। आगे चले।
ये देखें, इसने ये लेफ्ट साइड पे जरा इसको लिखा है उसने कि मोस्ट केसेस, लेफ्ट साइड पे नीचे थोड़ा बड़ा बड़ा करें, most cases are preceded by any infection such as Campylobacter jejuni enteritis। ये एक जरासीम का नाम है जो आंतों पे इन्फेक्शन करता है, और इसकी शक्ल जो है, आप पूरी पिक्चर लें, पूरी पिक्चर है, इसकी शक्ल हमारे न्यूरॉन से मिलती जुलती है, और जब ये उस पर एक्टिवेट होकर अटैक करेगा तो ये इस पर अटैक कर देगा। देखें वो नीचे लिखा हुआ है इसके, जब उस पर अटैक करेगा तो इस पे करेगा। ये देखें, फिर ये लंग्स के अंदर इसका अटैक होगा, और लंग्स को नीचे से ये देखें, सीवियर रेस्पिरेटरी मस्कुलर वीकनेस एंड रेसिस्टिंग वॉलंटरी स्पोर्ट्स में डेवलप, कि इसको ये नीचे से जब दबाव डालेगा फेफड़ों पे तो फेफड़ों को खुल नहीं सकता, डायफ्राम पैरालाइज कर देगा। जब डायफ्राम पैरालाइज कर लेगा तो फेफड़ों की मूवमेंट नहीं होगी, तो फेफड़ों की मूवमेंट नहीं होगी तो सांस नहीं लेगा, सांस नहीं लेगा तो फिर ऐसे केसेस को वेंट पे डालते हैं। अगर आप स्नेक पॉइजन को पढ़ें, अगर आप स्नेक पॉइजन को पढ़ें तो इसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि ये हेमोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्नेक्स जो हैं, जैसे नाजा है, वो लंग्स पे पैरालिसिस कराता है उसको। हमारे पास वाइपरा है, और वाइपरा टिपिकल पिक्चर है गुलन-बारे सिंड्रोम की, टिपिकल पिक्चर है। उसको असेंडिंग पैरालिसिस है वाइपरा के अंदर, एंड अपवर्ड फॉलेज नीचे से होता है, जैसे मैंने कोनियम को डिस्कस किया। कोनियम अलग पॉइजन है, और वाइपरा देखिए स्नेक पॉइजन। क्या खूबसूरत, मतलब खुदा ने। अब एब्राटेनम भी नीचे से आता है भाई, कोनियम भी नीचे से आता है, वाइपरा भी नीचे से आता है। प्लांट ग्रुप से तल्लक है, पॉइजन ग्रुप से, स्नेक पॉइजन ग्रुप से तल्लक है। बात आपको समझ लगी? आगे चलते हैं। अब देखिए ये लेफ्ट साइड पे हमारा वो पड़ा हुआ है न्यूरॉन, देखा है आपने? वो सेल बॉडी है नीचे दरमियान में, और ये जो पिंक कलर की है ना, ये उसके ऊपर जो है ना वो मेरी माइलिन शीट है। ये 3 डब्बे जो सेंटर में बने हुए हैं, ठीक है। और उससे मिलता जुलता ये इधर देखें, एक पैथोजेन है, ये राइट साइड पे, ये राइट साइड पे देखा है, ये पैथोजेन है। इसके देखे ना, वो सीधे अंडर डॉट्स हैं, ये सारा ये मिलते जुलते हैं दोनों। अब ये फॉरेन बॉडी है और हमारा वो सेल का स्ट्रक्चर है। वो बड़ी करें बड़ी करें, मजा आया इसको देखे ना, ये वो ये है, ये उससे मिलता जुलता है। ऊपर करें जरा इसको, थोड़ा सा खोलें। अब जब वो उस पर अटैक करेगा ना, उठा के इस पे भी अटैक करेगा, उठा के इस पे भी अटैक करेगा। अब ये जो सेंटर वाला देखे ना, एक ये लेग होगी, एक वो लेग होगी, और इसका अब अटैक शुरू हो गया, तो इससे वो स्माइलन शीट को तबाह करेगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पैरालाइज करेगा। दिखाने का मकसद ये है कि आपको बार बार मुख्तलिफ एंगल से आप देखें कि होता क्या अंदर, लेकिन आपके पास प्रेजेंटेशन कैसे होगी? आपके पास प्रेजेंटेशन ये होगी कि हाँ,
आपके पास प्रेजेंटेशन ये होगा। अब ये डैमेज कर दिया ना उसने अटैक करके, तो पहले डब्बे पूरे सॉलिड थे, अब उसने उड़ा के रख दिए, अटैक करके सेल को मार दिया, खा गया सेल को। आई डोंट लाइक टू टेक एनी चांस, वो रो रहा है, कह रहा है ये मुझे बचाओ, कहते मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देता, वो मारना मारना बंद नहीं करता। योर इविल मास्टर, जिसको उसने कहा कि ये इविल मास्टर है, ये बाज ही नहीं आ रहा, अटैक करी जा रहा है, करी जा रहा है। नॉट ओनली यू आर डम, तुम मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। वो बंदा चीखता है, चिल्लाता है, वो कहता है तू मेरी बात को सुन नहीं रहा, वो कहां सुनेगा, उसने अटैक मारना। समझ आई आपको जी? इसने अपने ही निजाम को ईवल मास्टर का नाम उसने दिया, इसको डम का नाम दिया है। बहरा है तू, बात ही नहीं समझ रहा। चलें जी आगे, आगे चलें जी। वेरियस पैटर्न है, वो नीचे से बीमारी ऊपर जा रही है, पर जो मैंने आपको समझाया कि ये मुख्तलिफ उन्होंने तस्वीरें दी हुई हैं कि स्टार नीचे पे फैलते फैलते ऊपर चला जाएगा, देखें ना। अब ये ऊपर सर्वाइकल एरिया में चला गया, ये पेरिफेरल एरिया में था, प्योर मोटर में चला गया, तो ये सारा उसने मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाई हैं। आगे चलें जी। अब आपको थोड़ी सी और बड़ी इसने शीट दिखाई है। ये है नर्व, ये ऊपर जो है ना नॉर्मल नर्व है जी, इसके ऊपर देखें ना जैसे एक कवर किया गया है, ये कवर क्या है, माइलिन शीट है, देखा है जी, वो नॉर्मल नर्व है जी। इसके अंदर से देखें तार सी निकली है, ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। अब जब ये अटैक होगा तो क्या ये तोड़ फोड़ के रख दिया इसने, एंटीबॉडी ने मार मार के स्ट्राइक करके ना ये फाड़ दिया इसने, डैमेज कर दिया, और नीचे से नर्व वो पीछे देखें एक्सपोज हो रही है। ये दोनों में यही पैटर्न चलेगा, ये ध्यान में रखें कि अंदर मैकेनिज्म यही होगा, उसमें एमएस में भी और गुलन-बारे सिंड्रोम में भी ये डैमेज होती है नर्व्स। ठीक है जी, आगे चलें जी। वो नीचे उसने ऊपर लिम्स में वीकनेस दिखाई है, डेफिशिएंसी ऑफ स्वेलिंग आ जाएगी, फिर लंग्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाएगी, और ये नीचे वाला दिखा जरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इससे ऊपर करें जरा, नहीं ऊपर, हाँ जी, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, मसल के अंदर पैरालिसिस। चलें जी नेक्स्ट पे आए। ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी बता रहा है कैसे होती है, वेंटिलेटर लग गया है, ठीक हो गया जी। तो वेंटिलेटर सपोर्ट भी इसको बहुत दफा लग जाती है। आगे चलें जी। आगे चलें। The causative factor, the following factors are the main cause of the multiple ये हो गया, लेकिन ये कॉजेज वही हैं जो एमएस के कॉजेज हैं, यही गुलन-बारे सिंड्रोम के भी कॉजेज हैं। आगे चलें, इसको चेंज कर देना थोड़ा सा, जहां कॉजेटिव फैक्टर ऑफ जीबीएस, जहां मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखा ना, इसको चेंज कर, बाद में कर देना, आराम से करो, अगर अभी हो सकता है तो ठीक है, नहीं दोबारा। मतलब कॉजेस तकरीबन वही होते हैं, असल में अटैक कहाँ हो रहा है, वो ऊपर कर रहा है, ये नीचे कर रहा है। मसला ये है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और वो एक्टिवेट किस वजह से हुआ,
कोई फॉरेन पैथोजेंस हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, किसी की वजह से एक्टिवेट हुआ और वो एक्टिवेट होना उसने एग्जैक्ट टारगेट नहीं करा बल्कि उसको टारगेट करके तो किसी और चीज को भी मारा है। लाएं जी, मेरे ख्याल में हमने जितना बेहतर तरीके से मैं समझ पाया था मैंने आपको कोशिश की उसी तरीके से समझाने की, और बड़ा कोर्स को एड्रेस जरूर करें कि इन्फेक्शियस का। अब देखें ना, इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ एक्टिवेट होगा? अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑटोइम्यून डिजीज पैदा नहीं होगी। जिसके खिलाफ एक्टिवेट हुआ फिर उसने उसको भी मारा और फिर अपने बंदों को भी मारा, अपने सेल को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट क्या है जी? कार्सिनोसन है, ट्यूबर है, जर्सीमियम है, इग्नीशियम है, कोलियम है, काली कार्ब है। अब पैरल ये देखें, पैराप्लेजिया ऑफ द लोअर एक्सटेंडिंग, तो अब कोनियम में बड़ा आप बोरक पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ ये असेंडिंग पैरालाइज है, नीचे का पैरालाइज। अब मैं कोशिश ये मैंने की है, और ये ध्यान में रखें जो प्लम्बम मैट है ना, ये भी बड़ी प्रोटेक्टिव दवाई है। इसमें दोनों में, एमएस में भी और इसमें भी, एमएस में भी और इसमें भी। अब वाइपरा का देखें, बड़ा खूबसूरत वाइपरा है कि इसके अंदर भी पैराप्लेजिया ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडिंग टू अपवर्ड, यही गुलन-बारे सिंड्रोम है। टिपिकल पिक्चर है गुलन-बारे सिंड्रोम की वाइपरा। और जर्सीमियम के बारे में मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने स्ट्रोक में भी बताया था, जो हमने इमरजेंसी की थी हेड टू टो ब्रेन स्ट्रोक के अंदर, हेमरेज के अंदर, तो मैंने कहा था जर्सीमियम के अंदर एक क्वालिटी है, जर्सीमियम आपको रेस्क्यू करती है और आपके पूरी नर्वस सिस्टम को इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि आप रेस्क्यू करके उस क्राइसिस से निकल जाते हैं। ये ध्यान में रखें। जो उसकी फिलॉसफी है जर्सीमियम की, उसकी फिलॉसफी ये है कि आप पूरी विटेलिटी को इनहांस कराती है, आपकी पूरी वाइटल फोर्स को इनहांस कराती है और आप जोर लगाती है बॉडी का, नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, वाइटल फोर्स का, उस क्राइसिस से निकाल फेंकती है। मैंने क्लॉट उससे रिमूव होते हुए देखे हैं, मैंने फॉलोज मिनटों 5-5 मिनट के अंदर से ठीक होते देखे। तो वो क्वालिटी रखती है जर्सीमियम कि वो आपको क्राइसिस से फौरन निकालती है, वो इतनी स्ट्रेंथ पैदा कर देती है। हालांकि उसके अंदर ये बात लिखी नहीं है ये क्लॉट को डिसॉल्व करने की रखती है, मतलब उसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये नहीं लिखी, लेकिन क्लिनिकल प्रूविंग में मैंने देखा जब हमें जर्सीमियम दी है तो उसने क्या किया, उसने इतना अनाउंस किया नर्वस सिस्टम को, जोर लगा के उसने क्लॉट वहां से रिमूव कर दिया, तो बंदा उठ के बैठ गया। देखें स्ट्रोक की वह वजह है, ब्रेन में अंदर क्लॉट हो गया या हेमरेज हो गया तो स्ट्रोक हो जाता है ना, तो हेमरेज भी रिमूव करेगा। बॉडी के वो छुपे हुए एलिमेंट्स जो वीक हो गए थे, जो दब गए थे, जो कमजोर हो गए थे, जो बॉडी को डिफेंस नहीं कर पा रहे, वो डिफेंस मैकेनिज्म सारा जर्सीमियम ने उठाया, उसकी क्लैरिटी दी और उससे वर्क करवाया। दिस इज द जर्सीमियम। तो तमाम वो केसेस जो इस किस्म की कैफियत के, जो बॉडी को मफलूज करने वाले केसेस हैं, उनमें जर्सीमियम का बहुत बड़ा रोल। वो रेस्क्यू रेमेडी है, रेस्क्यू रेमेडी। बात समझने कि व्हाट इज द जर्सीमियम। जर्सीमियम आपकी इम्यूनिटी को, आपकी वाइटल फोर्स को, आपकी नर्वस सिस्टम को, आपके मसल्स को, आपकी वीकनेस को एकदम पावर देती है, और आप जैसे ना बंदा फंसा हुआ है किसी बमर में, मुश्किल में, तो जोर लगा के वो निकाल देती है बंदे।
दिस इज द जर्सी। और उसको अगर जोर लगने में कोई मसला पेश आ रहा हो या वो कुछ फिर जोर लगा रहे तो ऑरोमेट उसको सपोर्ट करेगी, ऑरोमेट उसको, इग्नेशिया उसको सपोर्ट करेगी। ये सारी उसकी सपोर्टिंग मेडिसिन है। और गुलनबारे हो या एमएस हो, इन दोनों में आप जर्सियम को इस्तेमाल करें और बेदरेक करें, आपको क्राइसिस से निकालेगी। दुरुस्त डायरेक्शन, बंदे को सारा सबक आता होता है तो स्टेज पे बोल नहीं सकता, दिस इज द जर्सियम। बंदे को सारा कुछ आता होता है तो वाइवा क्लियर नहीं करता, दिस इज द जर्सियम। ऐसे ही है ना, आता उसको होता है, जब एग्जामिनर पूछता है तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, अटेम्प्ट नहीं कर पाता। जर्सियम अटेम्प्ट करवाती। इसकी फिलॉसफी समझ आई आपको? ये बहादुर बनाती है, ये दुरुस्त डायरेक्शन में ले जाती है, सही अटेम्प्ट करवाती है। दिस इज द जर्सियम। फिर आपके पास और टूल्स भी हैं। खुदा ने एक चीज को तो इख्तियार नहीं रखा, एक जर्सी में है तो और कोई बात नहीं है। उसने तो वाइपरा भी पैदा किया हुआ है, उसने तो कोनियम भी पैदा की हुई है, उसने तो कास्टिकम भी पैदा किया है, कालीफास, ओपियम, कैमोमेट, कितनी अल्टरनेटिव। वो कहता है तलाश कर, तलाश कर ना, ढूंढने वाले को दुनिया नहीं देता है ना, तलाश कर। जो लोग तलाश नहीं करते तो चीजों को समझे, चीजों को आप अगर समझते हैं तो फिर यू कैन ट्रीट एमएस, यू कैन ट्रीट ऑल ऑटोइम्यून डिजीज। हम हर डिजीज पे जाएंगे, हर डिजीज के कॉजेज डिस्कस करेंगे। और मेरी ये जो सीरीज है ऑटोइम्यून डिजीज की, ये इंशाल्लाह सक्सेस होगी, और सक्सेस होगी लोगों को फायदा होगा, इससे मरीज ठीक होंगे और होम्योपैथी सिस्टम का अपराइट होगा, इसका हाथ ऊंचा होगा कि ये वो सिस्टम है जो इसको ठीक करने की सलाहियत रखता है। और कोई कमी नहीं खुदा ने छोड़ी सिस्टम में, अगर आप इसको समझते तो। जो इस वक्त तक प्रूव्ड दवाइयां, उसमें कोई कमी नहीं है। अब बाकी इसमें और भी काम किया जा सकता है। मैंने तो कहा ना, एक ड्रग्स के लिए मैंने आपको कितने मेथड बता दिए, नक्स से करें, पल्स से करें, एलो से करें, सल्फर से करें। अब वो खा के आई हुई है कि हार्मोन्स थेरेपी लेके आई है तो सिपिया दें, नहीं यार फर्क उसी थेरेपी को ही पोटेंटाइज करें तो वो खिलाएं उसको। मतलब आपके पास तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, अगर आपको उस बात की समझ आए तो। मैं तो बेशुमार मेरे पास लोग आते हैं, वो जी मैं फलां दवाई खा के मुझे ये हुआ, मैंने कहा यार ले आओ दवाई हुई। मैं अपने लड़कों को कहता हूँ यार इसको 3-4 दफा 5 दफा डिल्यूट करके खिलाओ इसको दोबारा, वही में हम बना के दे देते हैं, उसी ठीक हो जाते हैं। तो ये आप बड़ी अप्रोच है, लेकिन चूंकि जो लोअर एक्सट्रीमिटी से बड़ी दवाइयां रेपर्टरी के अंदर लिखी हुई हैं वो है ट्यूबर है, आर्सेनिक है, इग्नेशिया है, कोनियम कालीकार्ब है, एसिड पिक्रिक है, एसिड एक्सोलिक है, थेलियम। अब थेलियम भी नर्वस सिस्टम की थेलियम जो माइलिन उतर जाती है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी है, थेलियम कमाल की दवाई है। हाइपेरिकम, मैगफॉस, थ्रीडियन, असारम, ये सारी नर्वस सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी आ गई तो इसका मतलब है माइलिन शीट कमजोर होगी या उत्तर होगी, तब नर्व्स की सेंसिटिविटी आ रही है। वो कानों के अंदर असारम वाला जरा सी आवाज बर्दाश्त नहीं करता, थ्रीडियन वाला जरा सी आवाज बर्दाश्त नहीं करता, थेलियम वाला इलेक्ट्रिक शॉक करंट, सेमीस्फ्यूगा इलेक्ट्रिक लॉक शॉक करंट, मैगफॉस इलेक्ट्रिक लाइट शॉक करंट, हाइपेरिकम इलेक्ट्रिक लॉक, सारे ये नर्व्स एक्सपोज हो जाती हैं तो आपको
न्यूरोलजिया हो जाता है, नर्वस पेन शुरू हो जाते हैं। आगे है कुछ? मैं कंक्लूड करता हूं इसको। दो सिस्टम आज हमने, दो डिजीजेस को पढ़ा, एमएस को पढ़ा और गुलन बैले को पढ़ा, और दोनों को हमने आपस में डिफरेंशिएट किया। वो ब्रेन और अपनी स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स, जो हमारा नेटवर्क है, उसकी डिजीज कौन सी है? वो है एमएस। एमएस क्यों होगा? किसी भी बीमारी के खिलाफ, किसी भी फॉरेन एजेंट के खिलाफ, किसी भी इन्फेक्शन में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेशन के सिलसिले में क्या होगा? दुश्मन पे हमलावर होगा, फॉरेन बॉडी के खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ हमलावर होगा, तो साथ ही उससे मिलते जुलते अपने सेल को डैमेज करेगा। दिस इज द एमएस। और ये ब्रेन के अंदर लियन हो सकते हैं, स्क्लेरोसिस हो सकता है, स्पाइनल कार्ड के अंदर हो सकता है, और आपके नेटवर्क के अंदर। गुलन बारे क्या करेगा? वो भी इसी तरह ट्रिगर होता है, लेकिन वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, और वो आपको पांव से उसका पैरालिसिस फॉलो शुरू हो जाएगा, और दवाइयां मैंने सारी डिस्कस कर दी और मैकेनिज्म आपको समझा दिया। दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, और बाकी अल्लाह आपका, हमें और मेरा भी